तो हेलो गाइस, और इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है समाज यानी कि सोसाइटी। और जैसा कि हम अब तक पढ़ चुके हैं, किसी एक या दो से ज़्यादा व्यक्तियों से समाज नहीं बनता, बल्कि उनके आपस में जो संबंध होते हैं, आपस में जो भी वो क्रियाकलाप करते हैं, उसके जो साझा प्रभाव हैं उसको हम समाज कहते हैं। और ये हमने पहले के अध्याय में ये इसकी परिभाषा पढ़ी थी या समझा था। और आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो उसका हम सिद्धांत यानी कि उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी व्याख्याएं देखेंगे और विशेषज्ञों की राय हम देखेंगे इस अध्याय में। और इस अध्याय में बाकी चीज़ें जो हम देखेंगे वो इसका रोड मैप है, जैसे शिक्षा और समाज का गहरा अंतर संबंध, ये वाला टॉपिक करेंगे। उसके बाद समाज का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, ये वाला करेंगे। सामाजिक संबंधों की जो शर्तें हैं, 3 शर्तें क्या है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद विद्वानों के मत और समाज की 5 विशेषताएं करते हुए हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। बहुत छोटा सा अध्याय है और इसमें 5 टॉपिक्स हैं जो इसमें हम करने वाले हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका टाइटल है समाज। तो शिक्षा और समाज का अंतर संबंध हम देख लेते हैं। शिक्षा और समाज कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे का जाल आपस में गुंथा होता है। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। समाज अपनी आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुसार शिक्षा को सुनियोजित करता है। जैसे अगर हम मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, तो समाज क्यों करवाता है वो चीज़? क्योंकि समाज को क्या चाहिए? समाज को डॉक्टर्स चाहिए। अगर हम समाज शास्त्र की पढ़ाई करते हैं तो समाज को क्या चाहिए? समाज शास्त्री चाहिए जो उल्टा समाज को समझ कर सके और फिर समाज को सुधार या उसमें जो भी कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करने वाले इंसान वो लोग तैयार कर सके। तो लक्ष्य वही होता है। नागरिकता, समाज का प्रयास मानव को एक उपयोगी श्रेष्ठ नागरिक बनाना होता है। ठीक है, शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है, और ताकि अच्छा नागरिक बने। जो अनपढ़ होगा या चीज़ें जानेगा नहीं, वो अपराधी प्रवृत्ति का इंसान होने की ज़्यादा चांसेस होंगे उसके, और वो अपने रूल्स और अपने जो लक्ष्य है, राष्ट्रीय लक्ष्य है, उनसे भी कहीं ना कहीं भटक जाएगा। अनुकूलन, अब शिक्षा से अनुकूलन का क्या मतलब है? शिक्षा व्यक्ति को समाज की मान्यताओं और मूल्यों के अनुरूप व्यवहार बदलने में सहायता करती है। जो समझ पाएगा, पढ़ा लिखा होगा, वही तो अनुकूल होगा ना समाज के, जो कि समाज को चाहिए क्या वही समाज को वापस दे पाएगा। तो जैसा माहौल हो वैसा बनना, वैसा ढलना, उसको अनुकूलन बोलते हैं। तो ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। अब आधार, शिक्षा का स्वरूप समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित होता है। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि कैसी शिक्षा दी जाएगी। अब जैसे आप ईसीसी पढ़ रहे हैं, अपना ये सिलेबस पर कर रहे हैं, तो शिक्षा इस शिक्षा लेने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या चाहिए समाज को आपसे? समाज को एक तरह से एजुकेटर या फिर उसको करवाने वाले लोग चाहिए जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके या फिर बच्चों की केयर कर सके आने वाले समय में। तो इसीलिए हम ईसीसी पढ़ रहे हैं। उसके बाद परिस्थिति का टॉपिक आता है। समाज ही समय और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के प्रकार को सुनिश्चित करता है। ये भी हमने कर लिया है। परिस्थिति के अनुसार शिक्षा बदल भी जाती है। अब समाज का वैज्ञानिक अर्थ जानते हैं। समाज शास्त्र एक विज्ञान है, इसलिए यहाँ समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों के ताने बानने के लिए होता है। देखो, समाज किसी भीड़ का नाम नहीं है। ये नहीं कि 100 लोग हैं तो वो समाज हो गए। उनका आपस में संबंध कैसा है, किस चीज़ से वो संबंध प्रभावित होते हैं, किस चीज़ से उनकी आपस में जो लेन देन है, बोलचाल है, भाषा है, वेशभूषा है, खान पान है, उन सब चीज़ों को क्या चीज़ प्रभावित करती है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है पूरे संगठन पर, पूरे समाज पर। तो इस चीज़ का जो एक मिला जुला जो रिजल्ट आता है उसको हम समाज कहते हैं। और इसी ताने बाने को समझने को हम क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। सामाजिक संबंध की स्थापना की 3 अनिवार्य शर्तें क्या क्या हैं? न्यूनतम संख्या, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ये 3 आवश्यकता है समाज में संबंध स्थापित करने की, और इनसे कम कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इनसे कम अगर है कोई भी एक चीज़ तो पूरा समाज अपने आप में नहीं बन पाएगा। जागरूकता, एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति। देखिए, जैसे 2 व्यक्ति हैं या लाखों व्यक्ति मान लो अलग अलग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, कोई एक दूसरे से बोलचाल विचार आदान प्रदान नहीं कर रहा है तो वो समाज नहीं हो जाता, सब अपने आप में सीमित हैं। लेकिन ये जब आपस में क्रियाकलाप करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि ये व्यक्ति है, ये भी रहता है समाज में, ये भी है यहाँ पे,
तभी जाके तो समाज बनता है। एक दूसरे को जानने, उनके व्यवहारों को जानने, फिर आपस में संबंध रखने का ही समाज एक प्रकार से नाम है। अंत्यक्रिया पारस्परिक आदान प्रदान, ये आदान प्रदान वस्तु का ही नहीं, भाषा, विचार, सब चीज़ों का आदान प्रदान समाज में साथ रह करके करते हैं एक समूह के रूप में, तो उसको हम समाज कहेंगे। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यदि दो व्यक्ति साथ रहते हैं पर पारस्परिक क्रिया नहीं करते हैं तो उन्हें समाज नहीं कहा जा सकता। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख ही लिया है कि जरूरी क्या है, अंत्यक्रिया जरूरी है, तो अंत्यक्रिया वाले टॉपिक से ही ये निकला हुआ है। सामाजिक व्यवहारों के जनक कौन होता है? व्यक्तियों के आपसी संबंधी सामाजिक व्यवहारों के जनक होते हैं। अगर आपस में संबंध ही नहीं है तो व्यवहार भी नहीं होते हैं, तो इसी को आपस में सामाजिक संबंधों का जनक कहा गया है। अब विद्वानों की परिभाषाएं देखते हैं। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं समाज के बारे में? समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और उनके विभाजनों की मानव व्यवहार के निमंत्रणों एवं संविधानताओं का स्वाधीनताओं की व्यवस्था है। ये मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा है। मैकाइवर तथा पेज का विशेष मत एक और हम देख लेते हैं परिभाषा के अलावा। जहाँ कभी भी सहयोग के साथ संघर्ष की संभावना होती है वहाँ समाज का अस्तित्व होता है। ऐसा नहीं है कि समाज में सब एक दूसरे का हाथ ही पकड़ते हैं, सहयोग ही करते हैं। आपस में संघर्ष भी होता है कि मेरा पड़ोसी मुझसे आगे ना निकल जाए, तो ये भी समाज का एक लक्षण है। तो मैकाइवर और पेज ने हमें ये बताया है। गिडिंग्स बोलते हैं समाज के बारे में कि समाज स्वयं एक संघ है। ये हमें पता है कि समाज अपने आप में एक ग्रुप है, एक संगठन है। यह एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग है। संगठन भी है। औपचारिक संबंध कौन से होते हैं? जो सच में संबंध होते हैं, एक तरह से वैधानिक संबंध होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये वैधानिक संबंध होते हैं हमारे। औपचारिक संबंधों का सहयोग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये गिडिंग्स बोलते हैं। प्रकृति कैसी होती है समाज की प्रकृति? सामाजिक संबंधों की प्रकृति स्थिरता की नहीं बल्कि गत्यात्मक और परिवर्तनशील होती है। डायनामिक का मतलब गत्यात्मक, पैरों से चलना नहीं होता है, बल्कि समय के साथ और परिस्थितियों के अनुसार चेंज होते रहने वाली। तो ये तो हमें पता ही है। अगर आपस में पैसे के लेन देन को लेकर लड़ाई हो गई तो फिर आना जाना, बोलना चलना सब कुछ बंद। और अगर वही पैसे आपने किसी को गिफ्ट में दे दिए या कुछ महंगा गिफ्ट दे दिया तो एक तरह से आपके लिए फूल बरसेंगे। तो ये परिस्थितियों के अनुसार संबंध परिवर्तित होते रहते हैं, ये भी हमें पता है। प्रकृति ऐसी होती है इनकी। अगला टॉपिक हमारी है समाज की 5 प्रमुख विशेषताएं। समाज की 5 प्रमुख विशेषताएं मोटे तौर पर अगर देखें तो सर्वव्यापकता, व्यवस्था, निर्भरता, परिवर्तनशीलता एवं अमूर्त रूप। तो इन 5 को हम समझते हैं। सर्वव्यापकता का मतलब है समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, पशु और पक्षियों का भी समाज होता है। ऑब्वियसली समाज होता ही है उनका, वो साथ में रहते हैं, भाषा नहीं जानते या बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये नहीं है, या बात करते नहीं है का मतलब ये नहीं है कि हमारी भाषा में बात नहीं करते। वो अपनी एक तरह से उनकी एक मूक भाषा होती है, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण जहाँ पे जानवरों की भी अपनी एक तरह से संवेदना होती है, उनके भी विचार होते हैं, फीलिंग होती है, तो वो समाज बन जाता है, भले ही वो भाषा और हमारी तरह उतने एडवांस नहीं है। सर्वव्यापकता का मतलब यही है कि वो हर जगह विद्यमान है समाज, पशुओं में भी, पक्षियों में भी और इंसानों में भी। दूसरा है व्यवस्था। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि समाज, भीड़ को समाज कहते हैं जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। उनके बीच के जो रिश्ते हैं ना, उनके बीच के रिश्ते कैसे हैं, किस तरह से बने, किस तरह से टूटे और किस तरह से इनका मतलब अस्तित्व रहता है, तो वही समाज है, उसी को हम समाज कहते हैं, व्यवस्था को ही। निर्भरता क्या है? समाज व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करता है जिससे समाज निर्मित होता है। पड़ोसी को पड़ोसी की ज़रूरत पड़ती है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए बोलचाल करते हैं, तो ये निर्भरता भी महत्वपूर्ण है समाज के लिए। परिवर्तनशीलता का मतलब है और डायनामिक, जो हम पहले ही कर चुके हैं, यानी कि चेंज होती रहती है समय के साथ। समाज और उसके सदस्यों के संबंध स्थिर न होकर निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, ये हमें पता है। अमूर्त रूप, समाज अमूर्त होता है। मूर्त अमूर्त का हम भेद पहले कर चुके हैं। मूर्त वो चीज़ें होती है जो फिजिकल फॉर्म में संसार में पाई जाती हैं। अमूर्त वो चीज़ें होती है जो आइडिया के तौर पर सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। तो समाज कहीं मूर्त रूप में, भौतिक रूप में नहीं होता। इसको आप हाथ लगा करके, छू करके महसूस नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग से समझ सकते हैं इसकी अवधारणा को कि असल में होता क्या है। संबंधों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, तो इसलिए इसको अमूर्त भी कहा गया है। ये हुई समाज की हमारी 5 विशेषताएं। और
ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जिसमें व्यक्ति, हमने समझा कि व्यक्ति क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई। जागरूकता यानी कि दो व्यक्तियों का सिर्फ होना ही पर्याप्त नहीं है, उनका आपस में एक दूसरे के बारे में पता होना और आदान प्रदान, उनके बीच में संबंध होना ही समाज का निर्माण करता है। अंत्यक्रिया, जो ये आपस में जो क्रिया करते हैं वो सामाजिक संबंध इससे बनते हैं। गत्यात्मक व्यवस्था, चीज़ें परिवर्तित होती रहती है, संबंध और समाज दोनों आपस में समय के साथ साथ परिस्थितियों के अनुसार ये सब मिलकर के बनाते हैं समाज को। तो ये हो गया। उसके बाद हम करते हैं सेल्फ असेसमेंट। इस चैप्टर से हमने जो भी सीखा उसको। तो तथ्यात्मक प्रश्न में मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में कौन से दो तत्व सकारात्मक और नकारात्मक साथ देते हैं। सकारात्मक तत्व में हमने कौन सा तत्व किया था? सकारात्मक तत्व में किया था हमने सहयोग, और नकारात्मक तत्व में हमने किया था संघर्ष या प्रतिस्पर्धा। तो ये दोनों सकारात्मक और नकारात्मक तत्व है जो एक साथ साथ चलते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न में समाज अमूर्त है, इस कथन की पुष्टि वैज्ञानिक आधार पर कैसे की जा सकती है, ये आपको बताना है डिटेल में और लिखना है। हो सके तो आप पेन पेपर लेकर के इसका उत्तर देने की कोशिश करें। सलाह, अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। शुभकामना आपको अपना भविष्य उज्जवल हो और आप इस समाज के एक श्रेष्ठ नागरिक बने। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू और टाटा।